Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube English literature channel. Today we are going to discuss about the research proposal. What is research proposal? ये किस तरह होता है, कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, रिसर्च के साथ इसका क्या लिंक है, प्रपोज़ल किस तरह तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद ये किस तरह कंडक्ट होता है अकॉर्डिंग टू फील्ड, ये किस तरह कंडेम किया जाता है साइंस के लिहाज से या लिटरेचर के लिहाज से। तो इन्हीं सवालों के जवाबात देने के लिए ये वीडियो बनी हुई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। बट आई हैव रिक्वेस्ट, ह्यूज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल एक्चुअली होती है कोई तजवीज़, कोई बात, कोई मैसेज जो हमने देना होता है। और रिसर्च क्या होता है? किस चीज़ को जांचना, ठीक है, उस पर सर्च करना, एग्जिस्टिंग डाटा पे अगेन रिसर्च करना, अगेन सर्च करना इज़ कॉल्ड रिसर्च। अब प्रपोजल पे यानी कि ऐसा आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है जो कि एग्जिस्टिंग होता है, पहले एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है, उस पे आपने दोबारा सर्च करके उसको एक सीक्वेंस में लेके आना होता है। एक सीक्वेंस, जैसे कि आप कोई बात लिखते हो, पैगाम लिखते हो, तो ऐसे तो नहीं लिखते कि स्टार्ट में खुदा हाफिज़ लिख दो और बाद में अपनी बात खुदा हाफिज़ लिखने के बाद अपनी बात स्टार्ट करो, बात स्टार्ट करने के बाद एंड पे अस्सलाम वालेकुम लिख दो। नहीं ना, एक सीक्वेंस होता है हर चीज़ का। तो इसी तरह किसी चीज़ को, उस एग्जिस्टिंग मटेरियल को, उस सर्चिंग वर्क को जब आप सीक्वेंस वाइज लिख देते हैं तो वो रिसर्च प्रपोजल कहलाता है। ठीक है, अब इसको एमफिल में, मास्टर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, थीसिस में यूज़ किया जाता है। किसी जॉब के लिए अगर अप्लाई करना हो तो रिसर्च प्रपोजल यूज़ किया जाता है, क्योंकि सम टाइम आपको टेस्ट के लिए, एंट्री टेस्ट के लिए, किसी भी लिहाज के टेस्ट के लिए एक टॉपिक दे दिया जाता है और आपने उस पर रिसर्च करके रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ही रिसर्च प्रपोजल, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू फील्ड वेरी करता रहता है। जैसे कि अगर साइंस के लिहाज से देखें तो इसके स्टेप्स मुख्तलिफ हैं। अगर लिटरेचर के हिसाब से देखिए, हमारा लिटरेचर है, हम लिटरेचर पढ़ते हैं, तो इस वजह से हमने सिर्फ लिटरेचर वाले स्टेप्स करने हैं, लेकिन हम आप साइंस वाले स्टेप्स डिस्कस करेंगे, लेकिन डिटेल में लिटरेचर को पढ़ेंगे। अब फॉलो करते हैं उन स्टेप्स को। सबसे पहले स्टेप आता है टाइटल। व्हाट इज़ टाइटल? टाइटल क्या होता है? टाइटल होता है किसी भी टॉपिक का नेम, उन्वान होता है, ठीक है, जो स्टार्ट में लिखा जाता है। टाइटल, तो द रिसर्च टाइटल और टॉपिक कम्स फर्स्ट इन एनी प्रपोजल। इट इज़ डिवाइस्ड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। ये टाइटल एक स्टेटमेंट हो सकती है, कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई सजेशन हो सकता है जिसके अंडर आपको काम करनी है, जो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन हो सकता है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज प्रूडेंट टू प्लान इट आफ्टर क्लियरली स्टार्टिंग ऑल दिस। द टाइटल मस्ट अप्लाई टू व्हाट इज बीइंग रिसर्च्ड, हाउ it being researched, where is it being researched, why is it being researched. It must also state the possible solution, तो tentative। टाइटल में मैंने आपको बताया क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं कि रिसर्च किस पे करनी है, कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, क्यों करनी है। इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो टाइटल के पास होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टाइटल दे दिया जाए 9/11 की अटैक पे, 9/11 के अटैक पे, तो 9/11 के अटैक से समझ आ जाएगा कि आपने मॉडर्न एज को पढ़ना है, पोस्ट मॉडर्न एज को पढ़ना है, कॉलोनियलिज़म को पढ़ना है, कॉलोनाइजेशन को पढ़ना है, पोस्ट कॉलोनियलिज़म को पढ़ना है, फिर उसके बाद इम्पीरियलिज़म को पढ़ना है, फिर आइडेंटिटी क्राइसिस को पढ़ना है, फिर जो तासुब हैं अमेरिका के पाकिस्तान पे, जो क्रिश्चियन हैं मुस्लिम्स पे, उनके क्या तासुब हैं, उन्होंने
हमें अटैक करवाया है 9/11 का, हमें टेररिस्ट करार दे दिया है, तो क्या वाकई हम टेररिस्ट हैं? ये 9/11 क्यों हुआ, ये 9/11 है क्या, किसने करवाया, कहाँ हुआ, हर चीज़ का जवाब फिर आपको ढूंढना होगा। एक्चुअली जो टाइटल होता है उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसमें समरी आपको पता चल जाती है उस टाइटल से ही कि आपने किस बारे में लिखना है। वो टाइटल आपकी शॉर्ट समरी होती है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ समरी इज़ कॉल्ड टाइटल। ये प्रपोजल में डेफिनेशन होती है इसकी, ठीक है। फिर आ जाता है रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चंस या रिसर्च प्रॉब्लम ये क्या होती हैं? पहले हमने टाइटल को अंडरस्टैंड कर लिया कि टाइटल क्या होता है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग ही हमने अब ढूंढने हैं ना, टाइटल ने हमें सवाल दे दिए हैं कि ये सवाल ढूंढने हैं, ये इसमें सवाल बनते हैं। अब उसके क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे, वो प्रॉब्लम्स जो टाइटल बता रहा है, शो करवा रहा है, उनको तो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इन दी प्रपोजल द रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन इज़ फंडामेंटली tentative. With the admission grant, the research problem is mostly reworked. As the researcher thinks and read literature, his understanding increase. अब आपको रिसर्च क्वेश्चन में क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए उन तमाम एजेस को पढ़ना होगा जिसमें 9/11 अटैक हुआ है। ये मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, ये बड़ी सॉलिड एग्जांपल है कि आप अगर रिसर्च प्रपोजल आता है तो आप उसमें ये एग्जांपल पुट कर सकते हैं। ओके, अब आपने देख लिया, क्वेश्चंस राइज हो गए। अब आपने क्या करना है, उन तमाम एजेस को जो वर्क हुआ है उसको रीवर्क करना है। जो सर्च ऑलरेडी हुई है 9/11 पे, उस पर क्रिटिकली उसको सर्च करना है, अगेन रिसर्च करें उसको अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होगी इट्स मीन कि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, आपको मे बी और क्वेश्चंस मिल जाएं। अब रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च प्रॉब्लम होता क्यों है? ये किसी भी टॉपिक को इम्प्रूव करने के लिए, उसके जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, आइडियाज़, वो क्वेश्चंस जो राइज हो रहे होते हैं टाइटल से, उनको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और प्रॉब्लम्स को क्लियरली सॉर्ट आउट करने के लिए आपके पास रिसर्च क्वेश्चंस आते हैं, ताकि डिटेल्ड में आप पढ़ें, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, आपकी जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हों उस हिसाब से, ठीक है। आप उस पर क्रिटिकली रिसर्च करें, डीपली रिसर्च करें, ताकि ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने क्लैरिफाई हो जाए, ठीक है। ये हो गया रिसर्च क्वेश्चन। क्यों किया जाता है? ताकि नॉलेज को एक्सप्लोर किया जाए। रिसर्च क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं हाइपोथेसिस के बारे में। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस कहते हैं सजेशंस को, फीडबैक्स को, जो हम मशवरे करते हैं ना आपस में दूसरों के साथ, ताकि जो हमारा वर्किंग हम कर रहे हैं, रिसर्च जिस पे कर रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं टेंटेटिव आंसर और एक्सप्लेनेशन और गेस्ट सोल्यूशन दैट इज रिसर्चर प्रोवाइड फॉर रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज वर्किंग और प्रोविजनल हाइपोथेसिस। एज द रिसर्च प्रोग्रेस हाइपोथेसिस ऑल्सो चेंज। अब जिस तरह रिसर्च चेंज होती रहती है, प्रोग्रेस करती है, इसी तरह जो मशवरे होते हैं, फीडबैक्स होते हैं, वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं। हाइपोथेसिस के चेंज होने के साथ साथ वो भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस कहते हैं मशवरे को। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 9/11 पे क्वेश्चंस ढूंढ लिए हैं, तो जो हमारा को-वर्कर होगा उसके साथ हम बात करेंगे, ठीक है। उसके साथ हम मशवरे करेंगे कि या ये क्वेश्चंस मैंने ढूंढे हैं, क्या ये ठीक है? तो ये किस लिए होता है? इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि ताकि वो भी आपको सजेशन दे और आपकी जो प्रपोज़ल, रिसर्च प्रपोज़ल है, वो बेस्ट हो सके, इम्प्रूव हो सके। जो उसके आंसर्स हैं, शायद वो आपको ऐसा मशवरा दे दे जो आपके जहन में भी ना आता हो, ठीक है। तो इसलिए हाइपोथेसिस एक मेजर स्टेप है। फिर लिमिटेशन और डिलिमिटेशंस आ जाती हैं। इसमें होता है कि जो लिमिटेशंस क्या होती हैं, ऐसी लिमिट्स वो प्रपोज़ल में बता दी जाती हैं कि ये लिमिट्स हैं, इस लिमिट्स के अंडर रहते हुए आपने प्रपोज़ल प्रिपेयर करना है, ठीक है। रिसर्चर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी उसमें ऐड नहीं कर सकता। डिलिमिटेशंस में क्या है, रिसर्चर जो उसके पास कोई रूल नहीं होता, कोई रेगुलेशंस नहीं होती, ठीक है। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी उसमें ऐड कर देता है, उसमें कोई लिमिट्स नहीं होती।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहा गया है कि 9/11 का वाक़या बताएं, तो 9/11 को ही बताना है लिमिटेशन में, उसके अलावा किसी और को लेके नहीं बैठ जाना। लेकिन डिलिमिटेशन में आप रेफरेंसेस दे सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पोस्ट कॉलोनियल से लेके देख सकते हैं। फिर जो वॉर्स हुई हैं उनके पर्सपेक्टिव्स आप बयान कर सकते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के रेफरेंसेस दे के जब आप लिखते हैं तो वो डिलिमिटेशंस में आ जाता है, क्योंकि उसमें कोई लिमिट्स नहीं होती। फिर डेफिनेशन ऑफ टर्मिनोलॉजी, ये हमारी आती है साइंस की फील्ड में, तो इस वजह से लिटरेचर में हम इसको नहीं करेंगे। फिर आ जाते सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी के जो हम टॉपिक रिसर्च कर रहे हैं, जिस पे रिसर्च हो रही है, उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, उसकी क्या अहमियत है, क्या हमारी आने वाली जनरेशन या जो अब की जनरेशन है उसके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकती है, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है जिस पे हम प्रपोजल कर रहे हैं। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 9/11 का वाक़या हमने पकड़ा हुआ है, 9/11 की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। 9/11 की एग्ज़ाम्पल लेने से क्या होगा कि जो तअस्सुब है, पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है, जो कॉलोनियलिज्म डिस्कोर्स है, कॉलोनियल डिस्कोर्स है, वो हट जाएगा कि मुसलमान टेररिस्ट हैं, ठीक है, मुस्लिम्स ने अटैक करवाया। तो इसका मतलब कि जब हम डीपली स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा, और हमें पता चला है कि मुस्लिम्स ने अटैक नहीं करवाया, ट्विन टावर उन्होंने खुद ही गिराना था, इस वजह से उन्होंने खुद ही अटैक करवाया है और इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम को ख़त्म करना चाहते थे, क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते थे, ठीक है। खुद ही ड्रीम दिखाया, अमेरिकन ड्रीम। अगर हम लेफ्ट फंडामेंटल पढ़ा हो हमने, तो उसमें बताते हैं कि खुद ही उन्होंने अमेरिकन ड्रीम दिखाया और खुद ही उसको तोड़ दिया। तो ये वाली जो चीज़ है, ये 9/11 में इम्पोर्टेंस आ जाती है। क्या इम्पोर्टेंस आई, क्या पता चला कि हाँ, इसका तासुब जो जिस पे रिसर्च हुई है उस वर्क पे, 9/11 के वर्क पे, तो इट्स मीन कि वो हमारे लिए बेनिफिट इस तरह हुआ है कि हमें पता चला है कि 9/11 का अटैक मुस्लिम्स ने नहीं करवाया, मुस्लिम्स टेररिस्ट नहीं हैं, ठीक है। फिर अब बात करें लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि जो टॉपिक आपको असाइन कर दिया गया है, उस टॉपिक के लिहाज से आप हिस्ट्री में जाएं, उस लिटरेचर को पढ़ें, अगेन उसका व्यू लें, ठीक है, वो टेक्स्ट पढ़ें, वो एनालिसिस उसका करें, फिर उसके जो डिवाइसेस हैं वो उसमें यूज़ करते हुए क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से उस लिटरेचर को देखें। फिर क्या होगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जब आप डीपली किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो इट्स मीन कि आप उसमें से बहुत ज़्यादा नई चीज़ें ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो वो डिस्कवरी का बाइस बनती हैं, वो इन्वेंशंस का बाइस बनती हैं। और रिसर्च का मकसद ये होता है डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज और डिस्कवरी ऑफ न्यू पैटर्न ऑफ नॉलेज, ठीक है। अनकवर द हिडन ट्रुथ। और वो कब हो सकता है, जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, बट इन क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। फिर टाइम स्केड्यूल आ जाता है। टाइम स्केड्यूल, टाइम लिमिटेशन नहीं होती रिसर्चर वो लिटरेचर में ना बजट देखा जाता है, ना टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, बिब्लियोग्राफी और रिसोर्सेज लिस्ट ज़रूर होती है, क्योंकि आपने रेफरेंसेस देने होते हैं कि आपने मटेरियल कहाँ से लिया है, ठीक है, किस जगह से आपने मटेरियल लिया है और इसका आपको बेनिफिट क्या हुआ है। आपने उस वेबसाइट्स को मेंशन, उन बुक्स को मेंशन करना होता है, आपने उन चैनल्स को मेंशन करना होता है, ठीक है। तो ये हैं स्टेप्स रिसर्च प्रपोजल के। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अब एक व्यू लेते हैं एक पिक्चर का, रिसर्च प्रपोजल के फ्लो चार्ट का। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, जिसमें आता है क्वेश्चन। इसमें हमें टाइटल बता दिया जाता है, उन्वान बता दिया जाता है जिस पे हमने रिसर्च करनी होती है। वो रिसर्च क्वेश्चन हो सकती है, स्टेटमेंट हो सकती है, उसमें हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, नज़र आते हैं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। उन क्वेश्चंस को हम एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करते हैं फर्दर। और एक्सप्लोर किस तरह किया जाता है, जब हम लिटरेचर का रिव्यू लेते हैं, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू अब कैसे लेते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर को देखते हैं, फिर मेथड्स को देखते हैं जो लिटरेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम मेथडोलॉजी देखते हैं कि पहले हम देखते हैं क्या है, फिर हम देखते हैं
कि ये किस तरह है और क्यों है, फिर मेथडोलॉजी में कि ये किस तरह सॉर्ट आउट किया जाएगा, फिर हम देखते हैं डाटा को कलेक्ट किस तरह, सीक्वेंस किस तरह, डिज़ाइन किस तरह किया जाएगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ लिमिटेशंस के इसमें अगर लिमिट्स हैं रखी गई हैं तो उन लिमिट्स को देखा जाए, और फिर उसके बाद इन तमाम मेथड्स को देखते हुए कंक्लूजन निकाल दिया जाता है। और ये ही हमारा आज का टॉपिक था। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।